है। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस, जिसमें हम लोग डेटा एनालिटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है और इंटरमीडिएट लेवल में कुल मिलाकर हमारे पास 8 पेपर्स हैं। ग्रुप 1 में 4 और ग्रुप 2 में भी हमारे पास 4 ही पेपर्स हैं और हर पेपर का इक्वल वेटेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 ये भी आपका 400 मार्क्स का ही कवरेज रखता है और पेपर नंबर 9, 10, 11, 12 भी आपका 400 मार्क्स का ही कवरेज रखता है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 11 में अपने एक नहीं 2 पेपर पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल 80 मार्क्स का कवरेज रखता है और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स आपका 20 मार्क्स का कवरेज रखेगा। और ये जो एंटायर कंटेंट है एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, इसमें 600 पेजेस है हम लोगों के पास। मतलब अगर मैं एफएम और डेटा एनालिटिक्स को क्लब कर दूं, जोड़ दूं, तो टोटल 600 पेजेस का कंटेंट है। 600 पेजेस का टोटल कंटेंट है हमारे पास। अब इसका मतलब ये हो गया कि हर 120 पेजेस पर हम लोग कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। हाँ, हर 120 पेजेस पे 20 मार्क्स है कि नहीं है? तो डेटा एनालिटिक्स का कंटेंट भी कितना पेजेस का होना चाहिए? 120 पेजेस का ही है। इसका मतलब ये वाला बात हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप 480 पेजेस पढ़ते हो तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और डेटा एनालिटिक्स में अगर आप 120 पेजेस पढ़ोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। मतलब इक्वल वेटेज है कि नहीं है? कहीं कोई कम बेसी है क्या? कहीं कोई भेदभाव किया गया है क्या? कोई पक्षपात नहीं है, बराबर किया गया। ठीक है, अब बात यह आता है कि बिजनेस डेटा एनालिटिक्स तो ऑल टुगेदर एक नया ही सब्जेक्ट है। क्या इस सब्जेक्ट के बारे में आज तक आप कभी सुने थे क्या? अब आ रहा है? ठीक। क्या इस सब्जेक्ट के बारे में आज तक आप लोगों ने कभी भी सुना है क्या? नहीं, कुछ नहीं सुना होगा। ये ऑल टुगेदर नया टॉपिक ही पूरा का पूरा नया है। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने किस लिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले तो यही सवाल आएगा। तो रीजंस मैं आपको देता हूं। सबसे पहला रीजन वही दूंगा जो कि आपके कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगे। मतलब ऐसा रीजन देने से क्या होता है कि इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बात शुरू करते हुए मॉनेटरी बात करते हैं सबसे पहले। एज पर इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार, एज पर इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार डेटा एनालिस्ट में 2026 तक 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। कितने? 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल कंपैरिजन करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में जॉब में 30% स्पाइक आया है। मतलब पहले 100 लोगों को नौकरी मिली थी तो इस बार कितना मिला? 130। लिंक्डइन का रिपोर्ट भी यही बताता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सबसे रिलेवेंट सेगमेंट अगर कोई है तो वो यही है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसका स्टार्टिंग सैलरी आज के डेट में कितना है? 5 लाख रुपया, विच मे गो अप टू 37 लाख। तो ये थोड़ा मॉनिटरी बात कर लिया, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ भैया ठीक है, पढ़ना है तो काम आएगा अपने को। मानते भी नहीं वाला बात? हाँ, ठीक है। तो एक रीजन तो चलो ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। अब एक बोरिंग रीजन भी जान लेते हैं जो कि सब हम लोग जानते ही हैं कि अगर आप सीएमए कोर्स का पूरा स्ट्रक्चरिंग देखते हो, अगर आप सीएमए कोर्स का पूरा स्ट्रक्चरिंग देखोगे तो एक बात बताओ, हम लोग को अकाउंटिंग रिलेटेड जानकारी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तुम लोग ही जो बात बोलेगे उसी बात को हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना? जस्टिफिकेशन तुम देगा, हम नहीं देंगे, ठीक है? अकाउंटिंग रिलेटेड हम लोग को जानकारी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। क्या टैक्सेशन रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कर कुछ सुना हुआ तो है और पढ़ते भी हम लोग। फाइनेंस रिलेटेड पता चलता है कि नहीं पता चलता हम लोगों को? हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि नहीं है? क्या कॉस्टिंग रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
हाँ कॉस्टिंग रिलेटेड भी पढ़ते हैं, तो मतलब अकाउंट्स पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, फिनेंस पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, लॉ भी पढ़ते हैं, ऑडिट भी पढ़ते हैं। तो आज तक सीएमए कोर्स का जो स्ट्रक्चरिंग था उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जानकारी हम लोगों को मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन एक एरिया जो छूटा हुआ था क्या था, आईटी पोर्शन छूटा हुआ था कि नहीं था। तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने सोचा नहीं इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी दे दो। तो ये दूसरा जस्टिफिकेशन मिला कि नहीं मिला। हम लोग, अच्छा तुम लोग खुद बताओ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोगों को ये दरकार है कि नहीं है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है, मशीन लर्निंग सुना है कि नहीं सुना है। हाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है, मशीन लर्निंग सुना है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी सुना ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली पता है क्या होता है नहीं होता है, जानने का इच्छा है क्या होता है नहीं होता है। यस, तो इसका मतलब तुम लोग खुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है कि हाँ हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करके सही किया कि गलत, सही किया, हो गया एक काम अपना सल्टा, ठीक है। अच्छा सीएमए इंस्टीट्यूट तो हम लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी दे ही रहा है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी कैसे, कोर्स डाल दिया है, 120 पन्ना बोला है पढ़ो, हाँ लेकिन इसके बाद भी हुंदक और आता है कि हम लोग और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो वो और कहां से पढ़े। तो इसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी करवाया जाता है। अब इसका सर्टिफिकेशन कोर्स कौन करवाता है, इसका सर्टिफिकेशन कोर्स गूगल भी करवाता है, इसका सर्टिफिकेशन कोर्स आईबीएम भी करवाता है। गूगल एक कंपनी है, आईबीएम एक कंपनी है, दोनों ही इसका सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है और जिसका वैल्यू अच्छा खासा है। अगर मैं एक जगह लिखूं गूगल और एक जगह क्या मैंने लिखा आईबीएम, क्या लिखा मैंने, एक जगह गूगल और एक जगह आईबीएम, क्या गूगल इसका सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं कि नहीं करवाते। किसका सर्टिफिकेशन कोर्स का बात कर रहा हूं मैं, डेटा एनालिस्ट का, तो आईबीएम भी करवा रहा है। गूगल के द्वारा करवाया गया सर्टिफिकेशन कोर्स का रिकॉग्निशन ज्यादा कंपनीज करती है इन कंपैरिजन टू आईबीएम। गूगल के द्वारा करवाया गया सर्टिफिकेशन कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कम है इन कंपैरिजन टू, तो ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ, ज्यादा अच्छा दोनों ही है, मतलब इन कंपैरिजन में अच्छा दोनों ही है, ज्यादा अच्छा कौन सा अपना गूगल है, क्योंकि आपने वो क्या करना है, कम पैसा में कम टाइम में डिग्री आ जाए या एक सर्टिफिकेशन आ जाए, वो अपने को समझ में आता है कि नहीं आता है। ज्यादा टाइम ज्यादा पैसा अपने को नहीं समझ में आता। किस लिए नहीं समझ में आता, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी कौन है, हम लोग ही है कि नहीं है कि नहीं बिजी। तो इसलिए एक और बात खत्म हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोगों ने ये अभी तक देख लिया कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस करके कुछ गलती नहीं किया, हम लोग को दरकार था। इसके बारे में अगर एडिशनल और जानकारी हमें लेनी है तो वो भी हमें पता चल ही जाएगी। अब बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड द सब्जेक्ट, पहले हम क्या करते हैं, कुछ बातें क्लियर कर देते हैं। देखिए कुल मिलाकर हमारे पास 4 चैप्टर्स है इसमें। डेटा एनालिटिक्स में कितने चैप्टर्स है हमारे पास, 4। कंटेंट देख लीजिए कितना है, 136 तक, मतलब 136 पेजेस हम लोगों को पढ़ने। सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। तीसरा चैप्टर है डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और आखिरी चैप्टर कौन सा है, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। कितने चैप्टर है, 4। और ये 4 चैप्टर्स कितना मार्क्स का कवरेज रखते हैं। क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि हर एक चैप्टर से 5 मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो देखिए अभी पहला न्यू कोर्स में कुछ हुआ नहीं है, मतलब पहला पेपर देंगे तभी समझ में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो चैप्टर देखा हूं, जो चैप्टर का कंटेंट देखा हूं, सबसे जबरदस्त कंटेंट और सबसे जबरदस्त चैप्टर अगर कोई मुझे लगा तो वो है चैप्टर नंबर 11। मतलब ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत मजा आता है और पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि 8, 9, 10 पढ़ने मजा नहीं आएगा, मजा सब आएगा, लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में हमें 4 प्लेयर पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है, विराट कोहली। बस वही चक्कर है इधर पे। हम लोग का विराट कोहली कौन है, चैप्टर नंबर 11 डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो यहां पर हम विराट कोहली लिख दे क्या। और सबसे थका हुआ प्लेयर कौन सा इंडियन क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा, तो उसको हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 10। ये सबसे थका हुआ प्लेयर, ठीक है। अच्छा अब चैप्टर नंबर 8 और 9 को कोई नाम देकर, नहीं कोई नाम नहीं देना हम लोगों को, ठीक है ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा फ्रीज हो गया, इतना ही बहुत है।
अब सवाल ये आता है, स्टूडेंट के मन में ये आता है कि अगर कोई क्वेरी हुआ तो उसका क्या उपाय है। प्रयास तो यही रहेगा कि कोई क्वेरी हो ही नहीं। वो खान सर का एक डायलॉग है ना, दम है तो भूल के दिखाओ। वैसे मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन ट्राई पूरा करूंगा कि दम है तो भूल के दिखाओ, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेरी हुआ तो उसका फिर भी एक उपाय तो बताइए। तो एक टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें आप लोग आपस में बात करिएगा। मतलब आप क्वेरी का आंसर नहीं करेंगे क्या? नहीं, मैं आंसर करूंगा। अब आप आंसर कैसे करेंगे? आपका नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना नंबर दिए आपका क्वेरी कैसे रिजॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो नंबर देना जरूरी है कि नहीं है? नंबर जरूरी है। तो वो नंबर है मेरा 7980743464। क्या है? 7980743464। इस तरीके से मुझे मत देखिए, शर्म आ जाएगा मेरे को। लिखिए आप, मेरा नंबर क्या है? 7980743464। लिखो लिखो लिखो, फटाफट नंबर लिख लो। सेव है क्या? ओ अच्छा, ठीक। इसमें आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे ना अगर कोई क्वेरी आए तो? नहीं, कॉल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। लेकिन क्या होता है, मैसेज टाइप करने में थोड़ा कभी कभार बहुत जोर आ जाता है। तो इसीलिए एक फीचर है व्हाट्सएप में जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है वो? वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग का रिप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो क्वेरी मुझे भेजा है मुझे समझ में ही नहीं आया। थोड़ा डिटेल में फिर से समझाएंगे आप, ठीक है। तो पहले मैसेज, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग। मतलब प्रेफरेबल क्या हो गया? मैसेज। ठीक है। अब मैसेज हम हिंदी में टाइप करेंगे, इंग्लिश में टाइप करें, उस भाषा में टाइप कीजिएगा जिसमें आपको समझ में आए। मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर एक तो बात ये खत्म हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का हम लोगों को एग्जाम देना है कि नहीं देना है? तो सीधा वहां पर फाइनल एग्जाम देकर आ जाए क्या? तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। हम बोल रहे कि तुम लोग बोल रहे हैं मॉक टेस्ट देना जरूरी है। एग्री करते हो इस बात को? तो मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये बताओ, क्या हम लोग क्लासेस में जो पढ़ लेते हैं, एक बात समझ के चलना, अगर 100 लोग सीएमए एग्जाम देते हैं तो 90% लोग क्लासेस लेते ही लेते हैं, लेकिन पास कितने करते हैं? 10-12। इसका मतलब ये हो गया कि क्लासेस देना सफिशिएंट है क्या? क्लासेस देना सफिशिएंट नहीं है, तो क्लासेस के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। तो वो कुछ और क्या है? पहला मॉक टेस्ट, जो कि तुम लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के रिगार्ड में पूरा का पूरा एसजेसी में सब कुछ ऑलरेडी सेट है, ये आप लोग को बताने का दरकार है नहीं। दूसरा, रिवीजन सिस्टम्स भी आ जाएंगे। अब रिवीजन सिस्टम कब आएगा? जब आप लोग क्लासेस कर लोगे तो ही तो रिवीजन सिस्टम आएगा। हाँ, वो रिवीजन सिस्टम से क्या होता है? कंसेप्ट का रिकैपिचुलेशन। मतलब अपने जो पढ़े हैं वो ब्रेन में, देखो एक बात बता रहे, जैसे आज अपने कुछ भी पढ़ते हैं, 15 दिन 17 दिन बाद अपने भूल जाते हैं, एकदम नियम का बात है, ठीक है। 3 दिन पहले पूछेंगे क्या खाना खाया, वो याद नहीं है। याद है क्या? हम ही को याद नहीं है। तो हम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी है। तो किसी चीज को लेके आप लोगों को डरना नहीं है। कोर्सेस का अपने आप रिवीजन क्लासेस पता चल जाएगा। एसजेसी चैनल आपका सब्सक्राइब्ड है, बेल नोटिफिकेशन पे जरूर, मतलब कष्ट करके अपना अंगली को वहां पर लेके जाइए और प्रेस कर दीजिए। प्रेस कर देंगे, उसके बाद मोबाइल हम लोग पूरा दिन ही चमकाते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कोर्स के रिगार्ड में बात करने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने चैप्टर्स है हमारे पास? 4। कितने चैप्टर्स है? 4। अब हर चैप्टर, मतलब ये सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस, मतलब घुसने से पहले क्या होता है, कुछ की टर्म्स हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ की टर्म बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना ये सब्जेक्ट अपने हाथ में पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो वो की टर्म्स क्या क्या है? सबसे पहला, डेटा क्या होता है? सबसे पहला क्या? डेटा क्या होता है। दूसरा है, आपको कुछ भी अभी लिखे मत, कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखने बोलूंगा मैं बता दूंगा कि आप ये लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ये देखना है डेटा क्या होता है, फिर हम लोगों को देखना है इंफॉर्मेशन क्या होता है। क्या डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही है क्या? डेटा इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन कि डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन? बताइए, डेटा और इंफॉर्मेशन एक है कि डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है? तुम लोग लड्डू राम है क्या?
बोले जब डेटा अलग है, जब हम बता दिए हैं कि हम डेटा अलग बताएंगे, इंफॉर्मेशन अलग बताएंगे, तो इसका मतलब तो इंप्लाइड ही है कि डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। डेटा इंफॉर्मेशन समझने के बाद हम लोग को क्या समझना है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल सिस्टम। तो डेटा समझ लिए, इंफॉर्मेशन समझ लिए, मतलब एक बार सोच के चलते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया। डेटा समझ लेंगे, इंफॉर्मेशन समझ लेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ लेंगे, डेटाबेस क्या होता है ये देख लेंगे, फाइल सिस्टम समझ लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में क्या फर्क होता है। ठीक है ना? तो छठा अपने लिख लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे डेटा वेयरहाउस क्या होता है। कितना डेटा के बारे में पढ़ रहे, देख रहे हो हम लोग, बार बार गुम हो जा रहा है। फिर देखेंगे हम लोग डेटा वेयरहाउस क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे डेटा मार्ट्स क्या होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स को अपने आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, ये अपने आप समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा अपने को। तो इतने टर्म्स अगर अपने क्लियर हो गए तो ये सब्जेक्ट में फिर कुछ रहेगा क्या? नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं हुए तो आप सेल्फ स्टडी करो या क्लासेस करो, कभी भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब अगर सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का बात करें तो क्या सारे के सारे टर्म्स आपको डिटेल में समझाए गए हैं क्या? नहीं। आपको डेटा डिटेल में बताया गया है, आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में बताया गया है, बट डेटाबेस के बारे में कोई भी जिक्र है क्या? नहीं। क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में कुछ बताया गया है क्या? नहीं। सिमिलरली फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड फाइल सिस्टम में क्या फर्क होता है ये भी नहीं बताया गया है। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा मार्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया गया है, बट ये टर्म्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब हम लोगों को टर्म समझना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे इस बात को प्रूव भी कर दूंगा कि अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो कंटेंट समझ में आने वाला है कि नहीं? नहीं आने वाला है। क्लियर हुआ? तो कुछ की टर्म्स क्या क्या है? डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम में क्या फर्क होता है? डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट। तो ये आप लोग लिख लीजिए कि अब मैं बता रहा हूं जो लिखने, आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, एक इंडेक्स बना लीजिए और जिसमें ये चारों के चारों चैप्टर्स आप लिखेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये इंडेक्स है अपना। ठीक है, झटपट झटपट हाथ चलाइएगा एकदम। फिर दूसरा चैप्टर है डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। पहला हो गया अपना इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। दूसरा है अपना डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। तीसरा लिखिए डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर है अपना आखिरी चैप्टर डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। क्या है अपना चौथा चैप्टर? डेटा एनालिसिस एंड
मॉडलिंग। अभी इसमें लिख लीजिए आई वोंट लीव एनी चैप्टर, क्योंकि एग्जाम के दिन आप लोग पकड़ना छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे, ये चैप्टर पकड़ के चले जाएंगे, होता है ना। तो अभी लिख लीजिए कि आई वोंट लीव एनी चैप्टर। ठीक है ना, ये अपने क्या कर लिया, एक ओथ दिला दिए, ठीक है ना, है कि नहीं। हम लोग वचन अपना तोड़ते हैं क्या कभी भी, तोड़ते हैं? अच्छा तुम तोड़ देते क्या, ठीक है मत तोड़ना। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द सब्जेक्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम की टर्म्स, लिखिए बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द सब्जेक्ट लेट्स अंडरस्टैंड सम की टर्म्स। या फिर ऐसे कर दीजिए, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम की टर्म्स ग्रेजुअली, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम की टर्म्स ग्रेजुअली, जिसमें पहला क्या है, डेटा, दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन, पहला है डेटा, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है डेटाबेस, चौथा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पांचवा है आपका फाइल सिस्टम, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, फाइल सिस्टम्स। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड फाइल सिस्टम्स का डिफरेंस। कितने लिखा अभी तक आप लोगों ने? 6। फिर सातवां है आपका डेटा वेयरहाउस, और आठवां क्या है आपका, डेटा मार्ट। ठीक है ना, तो ये की टर्म्स आप लोगों को समझने हैं। सो लेकर प्रभु का नाम, कौन सा चैप्टर शुरू करना है हम लोगों को? हाँ, कौन सा चैप्टर शुरू करना है? चैप्टर नंबर 8, और वो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्या है? इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 8 में कितने सब पार्ट्स हैं? 7। पहला है आपका मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज, स्कोप ऑफ डेटा। दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूं, ये देखिए 8.3 नहीं 8.2 होगा ये। फिर है आपका तीसरा डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू डिसीजन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। छठा है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग डेटा। स्केप्टिसिज्म मतलब होता है शक। ठीक है, और सातवां क्या है? एथिकल यूज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यही 7 यूनिट्स है। ये 7 सब पार्ट अपने पढ़ लिए जैसे ही, तो अपना चैप्टर नंबर 8 खत्म। अब इसको समझाने में कितना टाइम लगेगा अपने को? 3 क्लास, आज, कल, परसों, और चैप्टर 8 समाप्त। एकदम पक्का याद रखिएगा। देखिए एक बात को, आप लोगों को पूरा एफर्ट दिया जाएगा कि आप लोगों को कंटेंट यहीं पर याद हो जाए, लेकिन फिर भी एकदम प्रैक्टिकल मैं एक बात बता रहा हूं, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं 100% कंटेंट आपको यहीं पर याद करवा दूं। ये झूठ है अगर मैं ये बात बोलता हूं तो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। हाँ, 50-60% कंटेंट ऐसा 100% होगा जो कि एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा। यहां बैलेंस 40% कंटेंट में इतना कॉन्फिडेंस जरूर दिला दूंगा कि एक बार अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, तो उस कंटेंट में भी अपना ग्रिप, अपना होल्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब कहीं पर भी मैं ये कमिट कर रहा हूं कि मैं 100% कंटेंट याद करा दूंगा, नहीं। मैं 50-60% कंटेंट याद करा दूंगा, बैलेंस 40% कंटेंट में उतना होल्ड दिला दूंगा कि आप लोगों को मतलब डुएबल हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, मतलब वो डर फिर नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गुड इवनिंग शुभम। अब मैं अपना थोड़ा किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं ये थोड़ा दिखा देता हूं। तो देखिए, हिसाब से तो मुझे 8 चैप्टर अपने क्या पढ़ने वाले हैं? 8.1
पहला यूनिट यही है और अपने पढ़ेंगे भी यही। ऐसा बात नहीं मैं 8.2 पढ़ा दूंगा, पहले अपने 8.1 ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अपना एक टीचिंग किस तरीके से मैं करने वाला हूं ये दिखा देता हूं। जैसे कि आप आइए 8.2 में क्या है हम लोगों के पास दो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड काइंड्स ऑफ डेटा और क्या है टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखिए काइंड्स ऑफ डेटा में हमारे पास क्या क्या है, क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा और क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डेटा। मैं कुछ भी समझा रहा हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। फिर आ जाइए आपका टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा में देखिए क्या क्या है, आप देख पा रहे हैं एक नॉमिनल स्केल, एक ऑर्डिनल स्केल, फिर है इंटरवल स्केल और क्या है रेशियो स्केल। ठीक है, अब किस तरीके से अपने समझते हैं, देखिए सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है, डिजाइंड है, मुझे कुछ भी अपने लेवल से एफर्ट अब नहीं देना है, सब कुछ बना बनाया हुआ रेडी है। मैं बोलता चला जाऊंगा, मैं समझाता चला जाऊंगा और आपको फटाफट समझ में आता चला जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लगाए गए। ठीक है, फेवरेट हीरोइन कौन सी है? फेवरेट हीरोइन? अरे यार इसमें क्या शर्माना है, बोलो ना। हाँ तुम्हारा ऐश्वर्या राय। अच्छा, तब मेरे एग्जांपल में ना ऐश्वर्या राय है और ना तुम्हारी वाली हीरोइन है। एक मिनट रुकना, देखो अभी हम लोगों ने 4 टाइप ऑफ स्केल देखे थे कि नहीं देखे थे? तो ऑर्डिनल स्केल समझाने के लिए हम लोग इन हीरोइंस का एग्जांपल्स देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कटरीना कैफ, ये है, इसका तो नाम ही नहीं पता हमको, कौन है ये? सोनम गुप्ता। हाँ सोनम गुप्ता ही है ना, सोनम कपूर, सॉरी। फिर है आलिया भट्ट, फिर है दीपिका पादुकोण और कौन है? यामी गौतम। तो इन हीरोइंस का एग्जांपल लेके हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनल स्केल समझने वाले हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, फटाफट अपने बोलते चले जाएंगे, फटाफट खत्म होता चला जाएगा, सिलेबस कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 8.1 जिसका नाम क्या है, मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टी एंड स्कोप ऑफ डेटा। इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, एकदम पूरे चेहरे में स्माइल रखना थ्रू आउट द क्लास। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सिंपल सा पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग को इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेटा क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, इंफॉर्मेशन क्या होता है हम लोग ये समझ लेंगे। इसका मतलब ये हो गया डेटा और इंफॉर्मेशन अलग होता है कि एक होता है? अलग होता है कि नहीं? मैंने कुछ भी समझाया अभी तक नहीं, लेकिन कंटेंट देखिए इतना समझ में आ गया। हाँ डेटा अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होता है, और फिर है नॉलेज। फिर नेचर ऑफ डेटा में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा और क्या देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल डेटा। ठीक है ना? चलिए अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तुम लोग बताना हम सही लिख रहे कि नहीं, तुम लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, क्या डेटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स या क्रिटिकल एसेट फॉर अस? आपके मोबाइल में डेटा है कि नहीं है, वो बहुत क्रिटिकल है कि नहीं आप लोगों के लिए? हाँ, वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मतलब पासवर्ड, पासवर्ड मतलब बायोमेट्रिक्स, लगाते हैं कि नहीं, थंब इंप्रेशन। ऐसा क्या है आपके मोबाइल में जो कि कोई और जान लेगा तो आपको कयामत आ जाएगा? है कुछ तो है ही, है कि नहीं है? लेकिन फिर भी पासवर्ड तो लगा रखते ही हैं, तो मतलब कुछ है। अलमारी में हम लोग तिजोरी में ताला किससे लगाते हैं, कुछ ना कुछ है तभी तो, भले उसमें कितना ही कम पैसा क्यों ना, बट लगता है। तो डेटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स या एसेट फॉर अस, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या कहा मैंने, कॉन्फिडेंशियलिटी, इस डेटा की इंटीग्रिटी और इस डेटा की अवेलेबिलिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं। और कंट्रोल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स। अब सवाल ये आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? हाँ, कॉन्फिडेंशियल मतलब मेरा है ये, कोई और ना जाने, है कि नहीं?
बोलते हैं दिस डॉक्यूमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, जिसको बोला गया सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ये डॉक्यूमेंट जाए, कहीं पर भी कुछ आदान प्रदान ना हो जाए बीच में, है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आया। इंटीग्रिटी, आपने पासवर्ड लगाया किस लिए? ताकि आपके मोबाइल में जो डेटा है उसका कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कोई टैंपरिंग ना कर सके। तो इंटीग्रिटी मतलब होता है छेड़छाड़ ना करना, मतलब अनऑथराइज छेड़छाड़ ना करना। देखिए आपके मोबाइल में जो डेटा है, आपके मोबाइल में जो डेटा है, उस डेटा में आप अगर छेड़छाड़ करते हो तो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके मोबाइल में पासवर्ड को क्रैक करके अगर मैं कुछ छेड़छाड़ करूं तो वो ऑथोराइज छेड़छाड़ है क्या अनऑथोराइज छेड़छाड़ है? अनऑथोराइज छेड़छाड़ है। मानते हो कि नहीं ये वाला बात? तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब समझ में आया, इंटीग्रिटी मतलब समझ में आया। और जब मैं चाहूं डेटा अवेलेबल, 24/7 डेटा अवेलेबल, इसीलिए आप क्या करते हो? आप कंट्रोल लगाते हो। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल दिया, अब मैंने क्या किया? किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है? अब उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो क्या? वो डेटा अवेलेबल रहा क्या? नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यस, डेटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को बचा के रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं। और कंट्रोल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है? पासवर्ड, बायोमेट्रिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। आसान है कि नहीं है इतना? अच्छा, तो डेटा क्या होता है ये तो समझ में आया, लेकिन हमें यह भी पता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। हा? तो डेटा को अगर आप प्रोसेस कर देते हो, क्या करते हो आप? डेटा को अगर आप प्रोसेस कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से समझ में आ गया? डेटा को प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन बन गया। समझ में आ गया? नहीं, इतना तो तुम लोग को बोला नहीं नहीं समझ में कुछ नहीं आया, एग्जांपल दीजिए, छोड़ना ही नहीं हमको, ठीक है? तो डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन बनेगा, और ये हमें समझ में नहीं आया है, आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे? एग्जांपल दीजिए, ठीक है? ठीक है कि नहीं? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। चालू करें आप? देखिए, फर्स्ट कीजिए, फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आपको सीएमए कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कोरा कागज था ये, मन मेरा कोरा ही रह गया, ये चक्कर है। अब सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया? ये 6 अपडेट्स दिए। पहला, सीएमए सिलेबस 2022, दूसरा कैट एग्जाम नोटिफिकेशन, तीसरा, आप लोगों को कुछ पता है क्या सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में? नहीं, कुछ नहीं आता हम लोगों को, ठीक है? पहला अपडेट दिया सीएमए सिलेबस 2022, दूसरा दिया कैट एग्जाम नोटिफिकेशन, तीसरा दिया 60th नेशनल कॉस्ट कन्वेंशन, चौथा है 7 डेज वर्कशॉप ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर है रजिस्ट्रेशन फॉर 6th बैच ऑफ ऑनलाइन एमसीबीटी ओपन, जो भी लिखा हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये 6 अपडेट अगर सीएमए इंस्टीट्यूट रिलीज करता है और आपको अगर कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, तो आपके लिए इसका कोई मतलब है क्या? हाँ, है क्या कोई मतलब? इसका कोई कंटेक्स्ट है क्या आप लोगों के लिए? नहीं, मतलब नो कंटेक्स्ट फॉर अस। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को सब कुछ पता है, जो अपना प्रेजेंट स्थिति है उस हिसाब से बोले, आप लोगों को सब कुछ पता है। तो ये जो 6 अपडेट आप देख पा रहे हैं, इन 6 अपडेट में से आपके लिए कौन सा अपडेट रेलेवेंट होगा? बताओ। एक सिलेबस हो गया, मतलब अपडेट नंबर 1 आपके लिए रेलेवेंट है, और कोई अपडेट रेलेवेंट नहीं है? हाँ, एज अ स्टूडेंट कैट एग्जाम नोटिफिकेशन रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? ये भी रेलेवेंट होगा। फिर 7 डेज वर्कशॉप ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा? डेफिनेटली रेलेवेंट होगा, प्रोफेशनली तो बनना है। तो अपडेट नंबर 1, 2 और 4 स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और अपडेट नंबर 6 है, वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर एट द इंस्टीट्यूट। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए रेलेवेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब ये जो डेटा है इससे कुछ एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं किया हम लोगों ने? कुछ प्रोसेस करके कुछ बनाया कि नहीं बनाया? तो अपडेट नंबर 1, 2 एंड 4 का कोई कंटेक्स्ट है कि नहीं आप लोगों के लिए? और अपडेट नंबर 6 का कंटेक्स्ट इस सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है कि नहीं है?
मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही बन जाता है इंफॉर्मेशन। यही क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। ये था आपका डेटा, ये क्या था आपका डेटा। इस डेटा को प्रोसेस किया मैंने, डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया? अपडेट नंबर 1 to 4 रेलेवेंट है फॉर स्टूडेंट एंड अपडेट नंबर 6 रेलेवेंट किसके लिए है? फॉर डेवलपर। तो ये बन गया मेरा इंफॉर्मेशन। क्या डेटा का प्रोसेस फॉर्म इंफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ पूरा का पूरा? लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होता है मैनुअल होता होगा कि विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर होता होगा? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए, डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, और ये जो प्रोसेसिंग किया जाता है वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हां। तो डेटा कुछ नहीं होता है, डेटा आर रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई भी कंटेक्स्ट होता है क्या? जिसका कोई भी कंटेक्स्ट होता है क्या? नो। लेकिन जैसे ही डेटा को प्रोसेस करके मैंने इंफॉर्मेशन बनाया तो इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो क्या फर्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेटा का कोई कंटेक्स्ट नहीं है, डेटा रॉ है, रॉ। उसको जैसे ही प्रोसेस किया वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पर भी कोई डाउट अभी तक तो बताओ। हाँ, तो डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, ये बात तो फ्रीज हुआ। और एग्जांपल अपने को लेने की नहीं लेने हैं? हाँ, एक एग्जांपल से बात समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अब ये एग्जांपल मैंने अपना बताया था, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंस्टीट्यूट का एग्जांपल से आप रिलेट करके समझाए। तो देखिए 2468 अमूल नेस्ले आईटीसी 36 37 38 35 36, इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कैसे नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि ये 2468 क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, मतलब 2 का टेबल बोला जा रहा है। अमूल नेस्ले आईटीसी क्या है? एफएमसीजी कंपनीज है कि नहीं है? तो ये जब तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? जब इसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखते हैं, इसका कोई कंटेक्स्ट है कि हम लोगों के पास? नहीं। लेकिन जैसे ही डेटा में हम लोग कंटेक्स्ट जोड़ दिए, जैसे ही डेटा में हम लोग कंटेक्स्ट जोड़ दिए, वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। कोई डाउट है यहां तक? तो देखिए, ये जो आप लोगों को भी समझ में आया वही लिखा हुआ भी है यहां पे। 2468 क्या है? मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। अमूल नेस्ले आईटीसी क्या है? एफएमसीजी कंपनीज है। 36 37 38 35 36 क्या है? हाईएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता फॉर द लास्ट 4 डेज। डेटा का कोई कंटेक्स्ट होता है क्या? पहले भी मैंने यही बात बताया था, डेटा का कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है। जैसे कंटेक्स्ट जुड़ गया डेटा में, वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। अब कोई भी डाउट हो तो कहीं पर भी कोई डाउट है? आसान है कि नहीं है ये कंटेंट एकदम? तो अब मुझे और कुछ बताना है क्या? नहीं। विथ रिगार्ड टू डेटा, विथ रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन, जितना ज्ञान था पूरा का पूरा उड़ेल दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि अब अगर हम लोग इंस्टीट्यूट के कंटेंट को पढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ समझ में आना चाहिए, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और वही होना है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को रिलेट करके इन बातों को हम लोग समझेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग प्रॉपर्ली? 2468 अमूल नेस्ले आईटीसी 36 37 38 35 36। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डेसिफर। डेसिफर मतलब क्या होता है कि ये डेटा हम लोगों से क्या कहना चाहता है हम लोगों को पता चल सकता है क्या? नहीं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डेसिफर व्हाट दीज डेटा सीरीज। ये है, ये क्या है? ये है आपका डेटा सीरीज इज टॉकिंग अबाउट। द रीजन इज दैट वी डोंट नो द एग्जैक्ट कंटेक्स्ट ऑफ दिस डेटा। डेटा कोई कंटेक्स्ट होता है क्या? नहीं, डेटा का कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है। द फर्स्ट सीरीज मे बी, बोल रहा है क्या? हाँ ये मल्टीप्लीकेशन है टेबल ऑफ 2? नहीं, बोलता मे बी, इट मे बी मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। Alternatively, this series may also be the marks obtained by students in a class test with full marks of 20। जरूरी तो नहीं है ना कि ये जो 2468 आप देख पा रहे हैं ये केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 ही हो सकता है कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका 20 में से 2-3 आता है, ठीक है, तो वो भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट कंटेक्स्ट हम लोग को पता है कि अभी तक नहीं। जब डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम लोग को एग्जैक्ट कंटेक्स्ट नहीं पता है।
सेकेंड सीरीज क्या है? अमूल, नेस्ले और आईटीसी. द सेकेंड सीरीज नेम्स फ्यू इंडियन ब्रांड बट वी डोंट नो व्हाई द नेम्स अटर्ड हियर एट ऑल. किस लिए इनका नाम यहां पर लिया गया है? डेटा का कंटेंट समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं. एनी डेटा ऑन इट्स ओन, इसका कोई मीनिंग नहीं है. एनी डेटा ऑन इट्स ओन can't convey any information. The idea of data in the syllabus is frequently described as raw data. बताइए कहीं पर भी कोई डाउट है? कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है क्या जो कि हम लोगों ने नहीं समझा, नहीं बताया? सब कुछ समझा हुआ है. So the idea of data in the syllabus is frequently described to as raw data, which is a collection of meaningless text, numbers and symbols. समझ में आया कि नहीं आया? तो डेटा समझने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ. डेटा में कोई कंटेक्स्ट होता है क्या? नहीं. अब जैसे कंटेक्स्ट जुड़ गया वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन. तो डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी वो इंफॉर्मेशन बनेगा. तो डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. मोस्ट कॉमनली वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर प्रोसेसिंग डेटा. बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? सब कुछ बता दिया आप लोगों को. If we say the first series is really the first 4 numbers of multiplication table of 2, तो थर्ड सीरीज क्या है? हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता. यही तो बात मैंने ऊपर बताया. हाँ, रिपीटेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बात इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहा है. किस लिए लग रहा है? क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली सब कुछ समझ लिया, लेकिन बातें तो रिपीट हो ही रही है ना. अब इसको इसमें कोई दब है कंटेंट में? आसान है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ पढ़ना है. Data needs to be processed for gathering information. Most commonly, we take the help of computers and software packages for processing data. So, what is data? Clear. What is information? Clear. What is the difference between data and information is absolutely clear. हाँ? कोई डाउट नहीं है? चलिए, डेटा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन समझ में आ गया. तो एक और टर्म अब घुसा है, इंसर्ट करें कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क होता है. अब की बार एक और टर्म इंसर्ट किया कि नहीं किया? जी हाँ किया. अब ये समझ में कब आएगा? नॉलेज हम लोगों को समझ में कब आएगा कि नॉलेज क्या होता है? तभी समझ में आएगा जब हम लोग एग्जैक्टली ये समझे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है. और क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो नॉलेज समझने में समय लगेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं लगने वाला है. तो देखिए डेटा क्या था? 2, 4, 6, 8, अमूल, नेस्ले, आईटीसी, 36, 37, 38, 35, 36. क्या डेटा का कोई कंटेक्स्ट होता है क्या? नो. डेटा को जैसे ही प्रोसेस किया क्या बन गया? क्या बन गया? इंफॉर्मेशन. जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8 क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2. अमूल, नेस्ले, आईटीसी क्या है? ये एफएमसीजी कंपनीज है. और 36, 37, 38, 35, 36 क्या है आपका? टेम्परेचर इन कोलकाता. तो डेटा समझ में आया, इंफॉर्मेशन समझ में आया. ठीक है. अब एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इस बात को ऑलरेडी एक्नॉलेज करते हो कि यस, डेटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनेगा. और अल्टीमेटली एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन का जो बेसिस होता है वो क्या डेटा ही है कि नहीं है? इसका मतलब डेटा का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? डिसीजन होगा कि नहीं होगा? तो डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है, उस इंफॉर्मेशन से क्या होता है? नॉलेज होता है. हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस नॉलेज का एनालिसिस किया जाता होगा और उस एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता होगा. बताओ कोई दिक्कत यहां तक? सो ये जो हम लिखे हैं ना अभी, ये है क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर नींव बोला जाए तो 2 टॉपिक पर है. इनफैक्ट एक टॉपिक पर ही है और वो टॉपिक यही है. इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. समझ में आया? तो डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन. किसी भी डेटा से अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. लेकिन वो डिसीजन ऐसे ले लेंगे क्या? नहीं, पहले हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज का एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे.
तो अगर हम लोग को डेटा और इंफॉर्मेशन समझ में आ गया तो अगला हम लोग को क्या समझना चाहिए लॉजिकली, नॉलेज। हाँ, और वही हम लोग के मॉड्यूल में भी किया गया, समझ में आया। तो देखिए ये था डेटा, ये है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा में कंटेक्स्ट जुड़ जाना। और नॉलेज क्या होता है, नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो आप। समझ में आया, क्या करने बोल रहा है, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो। एग्जांपल से समझते हैं। 2468 क्या था, डेटा। नाउ 2468 इज मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2, ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज क्या बोलता है, 2468 मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 है, द टेबल ऑफ 3 शुड स्टार्ट फ्रॉम 3। समझ में आ रहा है, ज्ञान मिला कि नहीं मिला, कि टेबल ऑफ 2 क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो हमको 2 का टेबल आता है, इसका मतलब ये वाला बात पक्का हो गया कि जो 3 का टेबल होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 12 15 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है आपका नॉलेज। ठीक है, फिर अमूल, नेस्ले, आईटीसी, ये सब सारी की सारी क्या है, एफएमसीजी कंपनीज है। और these 3 कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड बी एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन एफएमसीजी सेक्टर। मतलब क्या ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है कि नहीं है, अमूल, नेस्ले, आईटीसी। अगर आपको एफएमसीजी इंडस्ट्रीज को समझना है तो इन तीनों की तीनों इंडस्ट्रीज को समझो आप। इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया हम लोग, समझ में आ रहा है। सो डेटा पूरा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया। डेटा और इंफॉर्मेशन को समझाने में मुझे जितना एफर्ट देना पड़ा, क्या नॉलेज समझाने में उतना एफर्ट देना पड़ा क्या, इनफैक्ट आपको समझने में उतना एफर्ट देना पड़ा क्या, नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक एक चीज। तो डेटा समझ लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया, अब नॉलेज में जो भी हमने समझा उसे भी रीड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेटली रीड करना पड़ेगा। तो व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी मे इट्स द यूज ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो। आसान है कि नहीं है। ये 8.1 पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पहला यूनिट खत्म होने वाला है, पता चला नहीं पता चला, आसान है कि नहीं है। अब इसमें जो भी कंटेंट अभी तक मैंने आपको बताया, इसमें बताइए आपको याद करना पड़ेगा क्या, एक बार पढ़ेंगे तो याद होगा कि नहीं होगा। जो कंटेंट याद कराने लायक होगा, जिसमें मुझे पता है आप लोग अटकेंगे, तो मैं 100% याद करा दूंगा, क्योंकि आपको याद कराने से पहले मैं खुद याद करता हूं। और मुझे अगर लगा कि मुझे याद करने में दिक्कत हो रहा है, मतलब स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये बात पक्का है कि डेटा में, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। मानते हो कि नहीं। डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं हम लोग, उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज मिलता है, और नॉलेज का एनालिसिस करके हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसका मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में रिलेशनशिप है और है। मानते हो कि नहीं वाला बात। तो डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, ये हमें पता है। वापस लिख दीजिए, डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें मिलता है नॉलेज, उस नॉलेज का एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं डिसीजन। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें अब मैं कुछ और समझाऊं क्या, नहीं। तो क्या डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा से तो इंफॉर्मेशन बना। पहले डेटा आया कि पहले इंफॉर्मेशन आया, पहले डेटा आया और फिर इंफॉर्मेशन बना। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स का डेटा है कि नहीं है, यस। तो डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, नॉलेज। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यही बात लिखा हुआ है। द गोल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, द गोल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा क्या, नहीं, मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। लिख के रखो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम भैया ने अभी तक समझाया है क्या, नहीं समझाया है, गला पकड़ लेना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो द गोल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है अभी बचा हुआ है, लेकिन इसका गोल क्या है समझ में आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये नहीं समझ में आया, लेकिन इसका गोल क्या ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गोल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जिससे नॉलेज जनरेट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। बताइए कहीं पर भी कोई डाउट है। और ये कंटेंट जो, एक बात और बता देते हैं, एंटायर मॉड्यूल जो मैंने बनाया है, मैंने कहीं पर भी अपना ज्ञान झाड़ा है क्या, नहीं, सीधा कॉपी और पेस्ट है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। हाँ, लेकिन कंटेंट का जो स्ट्रक्चरिंग है वो थोड़ा अच्छा कर दिया। इसलिए जो भी मेरे मॉड्यूल में लिखा हुआ है,
एश्योर्ड रहिए, विश्वास नहीं तो मैच कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैंने कंटेंट में भी जरा सा भी छेड़छाड़ भी नहीं की, एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे बताएं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा? हम लोगों ने डेटा समझ लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया और हम लोगों ने नॉलेज समझ लिया। तो अब तक जो भी हमने समझा है थोड़ा एक बार अपने मॉड्यूल से मार्क कर ले कि नहीं कर ले, करे कि नहीं करे? जी हाँ, मार्क कर लेते हैं। फटाफट मार्किंग होगा कि नहीं होगा? हाँ फटाफट होगा। देखिए चैप्टर नंबर 8.1 मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा। क्या बोल रहा है? पहला टॉपिक है व्हाट इज डेटा एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दूसरा टॉपिक क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हम लोग को समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? इंफॉर्मेशन क्या होता है ये भी समझ में आ चुका है, और नॉलेज क्या होता है ये भी हम लोगों को समझ में आ चुका है। तो ऑलमोस्ट पहला यूनिट खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है? पता चला क्या हम लोगों को? नहीं, आज ही 8.2 भी खत्म कर देंगे अपने, ठीक है। तो व्हाट इज डेटा एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हम लोग को तो ऑलरेडी आता है। ये क्या समझाएगा हम लोगों को? हम लोग ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है? ये हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बताएगा क्या? नहीं, हम लोग को इससे ज्यादा पता है। तो देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आज के डेट में डेटा क्या है? एक नया ऑयल है। डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर गैदरिंग नॉलेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी डेटा ऑन इट्स ओन डज नॉट कन्फर एनी मीनिंग। द रिलेशनशिप, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल सकते हैं क्या? The relationship between data, information and knowledge may be depicted from the figure below. डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, जिसको प्रोसेस करके क्या बनता है? नॉलेज। इसके आगे का कहानी भी पता है हमें, नॉलेज का एनालिसिस करके डिसीजन लिया जाता है। तो ये हम लोग क्या समझाएगा? हम लोग को ज्यादा ही आता है। द आइडिया ऑफ डेटा इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब टू एज रॉ डेटा। अब डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगलेस। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगलेस टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स। मतलब इसका कोई कंटेक्स्ट होता है क्या? जैसे कि आप देख भी सकते हैं 2468 अमूल नेस्ले आईटीसी 36 37 38 35 36, कोई कंटेक्स्ट है क्या इसका? नहीं। तो एग्जांपल ऑफ रॉ डेटा हम लोगों ने देख लिया। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डेसिफर व्हाट दिस डेटा सीरीज इज टॉकिंग अबाउट। द रीजन इज दैट we do not know the exact context of this data। ऑलरेडी रीड कराया था कि नहीं कराया था? और वही कंटेंट एग्जैक्टली आपके मॉड्यूल में भी है कि नहीं है? तो क्रॉस वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? द फर्स्ट सीरीज में बी मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। ऑल्टरनेटिवली दिस सीरीज में ऑल्सो बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट विथ फुल मार्क्स ऑफ 20। बोरिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब ये ऑलरेडी बताया हुआ वापस, लेकिन हम लोग को मैच तो करना ही पड़ेगा ना, जब लोगों ने समझा है। The second series names few Indian brands, but we do not know why the names are uttered here at all। पूरा समझ में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? तो ये पेज तो कुछ काम का लगा नहीं हम लोगों को। अरे छोड़ना मत तुम लोग, मतलब आता है हम लोगों को, आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आ जाइए, इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करेंगे तब वो क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन। अब तो याद क्या हो चुका है, मतलब मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हो चुका है कि नहीं हो चुका है? So data needs to be processed for gathering information. Most commonly we take the help of computers and software packages for processing data। जैसे कि 2468 क्या था? मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। क्या था फिर? अमूल नेस्ले आईटीसी, एफएमसीजी कंपनी थी। 36 37 38 उसका नंबर भूल गया, 35 36 जो भी था। ये क्या था आपका? हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इन फॉर लास्ट 4 डेज। समझ में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा में कंटेक्स्ट लगा देना। तो फर्स्ट 4 नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2, द थर्ड सीरीज इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता। अब तो गुस्सा आ रहा पढ़ने में हम लोगों को, पढ़ना चाहिए क्या इसको? नहीं। मतलब देखा जाए तो अब तक 8.1 में पहला पेज में भी कुछ नहीं था, दूसरा पेज में भी कुछ नहीं है। क्या पता तीसरा पेज में कुछ नया मिल जाए सीखने के लिए। अब तीसरा क्या है? नॉलेज। So when these information is used for solving a problem, we may it's the use of knowledge। वहां पे कुछ नया सीखेंगे हम लोग? नहीं, ऑलरेडी पता है चीज। किस लिए दिया गया ये कंटेंट, मतलब तो पढ़ने में भी शर्म आ रहा है हम लोगों को। By having the information about highest temperatures in Kolkata for a month, we may try to estimate the sale of air conditioner। समझ में आ रहा है? अब क्लियर हुआ?
If our intention is to analyze the profitability of listed FMCG companies in India, first information we should have been the names of FMCG companies. आसान है कि नहीं है? तो नॉलेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन। बताइए दिक्कत हो रहा है यहां तक कोई? तो डेटा खत्म, इंफॉर्मेशन खत्म, और क्या खत्म हम लोगों का? नॉलेज। तो टॉपिक नंबर 1 इज ओवर, टॉपिक नंबर 2 इज ओवर एंड टॉपिक नंबर 3 इज ओवर। अब आखिरी क्या है? नेचर ऑफ डेटा। ये डिफिकल्ट है क्या? 5 मिनट का काम है। कितना देर का काम है? 5 मिनट। ठीक है, तो 8.1 तो समझ में भी नहीं आया, कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, है कि नहीं? तो नेचर ऑफ डेटा। अब नेचर ऑफ डेटा में सबसे पहले क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स वाला डेटा। जैसे कि सीएमए का एग्जाम तुम लोगों ने दिया, ठीक है, अब 8 पेपर होता है, दोनों ग्रुप ही देंगे ना, ठीक है। तो पहला पेपर में आया 80, दूसरा में 75, तीसरा में 82, चौथा में 72। देखो एक बार बोलते ना 80 70 तो अपने आप अपना थॉट्स ही उस रेंज में चला जाता है। नहीं तो अपना क्या है? 40 45 46 यही चलता है। तो 80 75 82 72, अब एक 60 भी रखते हैं, एक रखते हैं, एक 66, फिर एक 90 कर लेंगे, आप एक 92 रख लेते हैं। फिर अब अपना एफएम और डेटा एनालिटिक्स आया, इसको कितना करें? 72 रखते हैं, रियलिस्टिक रखते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला पेपर 80। क्या ये न्यूमेरिकल डेटा हुआ कि नहीं हुआ? एनी डेटा एक्सप्रेस एज अ नंबर इज अ न्यूमेरिकल डेटा। एनी डेटा एक्सप्रेस एज अ नंबर इज न्यूमेरिकल डेटा। समझ में आएगी नहीं आई ये वाला बात? तो इन फाइनेंस अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज स्टॉक प्राइस डेटा। ये स्टॉक प्राइस आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? फिगर बिलो इज शोइंग द डेली स्टॉक प्राइस ऑफ HUL। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब बताइए न्यूमेरिकल डेटा हम लोगों को कुछ समझना था क्या? ऐसा कुछ खास था क्या? नहीं। बट ये बात याद रखना हम लोगों को कि नेचर ऑफ डेटा में 3 बातें हैं। पहली न्यूमेरिकल, दूसरी डिस्क्रिप्टिव और ग्राफिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, फिर डिस्क्रिप्टिव डेटा और ग्राफिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा और ग्राफिकल डेटा। देखो हम लोगों ने क्या समझा? डेटा से बनता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, उस नॉलेज का एनालिसिस करके क्या लिया जाता है? डिसीजन। डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से एनालिसिस करके क्या लिया जाता है? डिसीजन। इतना क्लियर हो गया? डेटा और कंटेक्स्ट होता है क्या? इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट होता है क्या? और नॉलेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इट। यही तो समझा। फिर हम लोग आए नेचर ऑफ डेटा में। तो नेचर ऑफ डेटा कितनी है? 3। पहला न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा कैसे याद आएगा? हम लोग का मार्क्स क्या था? फिर है डिस्क्रिप्टिव डेटा। अब जब रिजल्ट मिलता था स्कूल में, याद करो, मार्क्स के बाद कमेंट्स मिलता था कि नहीं मिलता था? सुंदर सुंदर क्लास टीचर, पेरेंट टीचर मीटिंग होता था, तब जो क्लास टीचर होती थी हम लोग के बारे में बढ़िया बढ़िया शब्द बोलती थी, तो उसमें ही क्या था? न्यूमेरिकल डेटा आ गया। न्यूमेरिकल के बाद उसका कमेंट्स क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव डेटा हो गया कि नहीं हो गया? तो समटाइम्स इंफॉर्मेशन में भी डेसिफर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब देखो इंफॉर्मेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या होता है? क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या होता है? क्वालिटेटिव। तो क्या होता है क्वालिटेटिव और क्या होता है क्वांटिटेटिव, ये बताए? तो देखो जैसे समझो मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब ड्राइंग मेरा उतना अच्छा है नहीं, चलो ठीक है, एक पर्सन बनाते हैं, ठीक है, सही है ना? ये इसका पेट है, मतलब इसका जो भी स्टमक है, गला तो भरे ही नहीं, चलो ये इसका गला हो गया, ठीक है। ड्राइंग मेरा मतलब बद से बदतर हालत है, ऐसे करके ये हो गया, हंसने का दरकार नहीं है, ये इसका हाथ हो गया, ये इसका उंगली हो गया, ये यहां पर इसका टांग हो गया, ठीक है। अब जो भी है यही आता है, ठीक है ना। इसके कितने आईज है? नोज कितने हैं? एकदम बच्चे वाला एग्जांपल देंगे, ठीक है। फिंगर्स कितने हैं इसके? क्या ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा हुआ कि नहीं हुआ?
इसका मतलब न्यूमेरिकल डेटा कह लो या क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब किसी भी चीज को जब आप क्वांटिफाई कर सको उसी को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है क्या? हाँ, इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जब बड़ाई होने लग जाता है, जैसे ब्यूटीफुल आईज, बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, मतलब ऐसे इस केस में तो बहुत सुंदर लग रही है तुम होता, लेकिन ठीक है, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव। समझ में आया क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा। आसान है कि नहीं है? क्या होता है क्वांटिटेटिव डेटा और क्या होता है क्वालिटेटिव डेटा? तो आप पढ़िए, समटाइम्स इंफॉर्मेशन में बी डेसिफर्ड इन द फॉर्म ऑफ qualitative information. This is a descriptive data provided by HUL in its annual report. The user may use this data to make judicious investment decisions. ये हम लोग क्या है, इस बेसिस में अब क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा देख लिया, मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड याद कर लेना है, उसमें जो हम लोग को मार्क्स मिले वो क्या है, न्यूमेरिकल डेटा। टीचर ने जो सुंदर सुंदर कमेंट दिए वो क्या बन गए, डिस्क्रिप्टिव डेटा बन गए। और आखिरी क्या है, ग्राफिकल डेटा। क्या है, ग्राफिक डेटा। ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं था, लेकिन फिर भी इमेजिन करते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड से पूरा पूरा जोड़ लेते हैं कि पिछले टर्म में मेरा इतना परसेंट आया, ये तो बताता है पिछले टर्म में इतना परसेंट आया, इस टर्म में इतना परसेंट आया। ये जो अपने कंपैरिजन देख पाते हैं, इस कंपैरिजन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर एक एक्स एक्सिस लिख दिया, यहां पे वाई एक्सिस लिख दिया, हाँ, और इसको एक्स एक्सिस में कुछ मार्क्स वगैरह प्लॉट कर दिया, यहां पर आउट ऑफ 100 प्लॉट कर दिया, या फिर इसमें अपने टर्म प्लॉट कर दिए कि फर्स्ट टर्म में अपना इतना आया था, सेकंड टर्म में अपना इतना आया था, और उस बेसिस में पता चला कि टर्म 1 में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यहां तक था, टर्म 2 में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यहां तक था। होगा कि नहीं होगा? मतलब मार्क्स की जगह यहां पर अगर मैं परसेंटेज लिख दूं और यहां पर मैं टर्म लिख दूं, तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट का इतना परसेंटेज था और सेकंड टर्म में अपना इतना परसेंटेज था। ठीक है, तो ये ग्राफिक डेटा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ, तो अब पिक्चर और ग्राफिक में टेल 1000 स्टोरीज, डेटा में ऑल्सो भी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और ग्राफिक्स। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉक प्राइस ऑफ HUL में बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और चार्ट। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 14 जून से लेकर 17 जून तक स्टॉक प्राइस कितना फ्लक्चुएट किया है, आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? हाँ, तो यही होता है आपका ग्राफिक डेटा। यहां पर अपना चैप्टर नंबर 8.1 ओवर हो गया कि नहीं हो गया, पता चला क्या, डिफिकल्ट था क्या, आसान था? तो चलिए, ब्रेक चाहिए? नहीं ना, ब्रेक नहीं चाहिए ना। तो चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चैप्टर नंबर 8.1 क्या है आपका, मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम लोग का कोई इंटरेस्ट है क्या, कुछ डिफिकल्ट है क्या, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है कि नहीं है, हम लोग खुश नसीब है कि नहीं, चैप्टर हम लोग को पढ़ने मिला जी। यहां पर 8.1 खत्म। ठीक है, अब आ जाइए 8.2 जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। स्टार्ट करें। इसमें कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, दो। एक है इंट्रोडक्शन एंड काइंड्स ऑफ डेटा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये हम लोग का हो चुका है। और दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा। अभी जो टाइप्स ऑफ डेटा है ना, ये आपका कंटेंट जो है, दिस कंटेंट इज गुड, मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आसान है, मतलब कनेक्टिंग कंटेंट है थोड़ा। मतलब इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए और बनेगा, आना ही चाहिए क्वेश्चन इससे। मेड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, मेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव, पर आएगा जरूर। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड काइंड ऑफ डेटा स्टार्ट करें। आपके बुक का है पेज नंबर 11। तो डेटा क्या एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? आज के डेट में डेटा इज अ क्रिटिकल एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, मानते हो कि नहीं ये वाला बात? कितना बार बोलेंगे आप इस बात को, हम लोग सुन सुन के थक चुके हैं, बंद कीजिए इस बात को, है ना। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ स्टडी ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही बात को वापस लिखा हुआ, एक्टिव पैसिव खाली खेल रहा है।
बी इट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट पकड़ लो, द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग मैनेजमेंट टू मेक प्रूडेंट डिसीजन। मतलब ये बात ही बोल रहा है कि डेटा के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। अब जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा? अब वो कुछ लोग क्या होंगे? कोई प्रोफेशनल्स होंगे। तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी बोला गया है क्या जो कि हम लोगों को नहीं पता है? हाँ, जो ज्ञान ऑलरेडी 8.1 में मिला है उसी को सिर्फ और सिर्फ वापस रिपीट कर दिया गया। मान रहे हो कि नहीं ये वाला बात? द काइंड ऑफ डेटा यूज इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग में बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। और क्या होता है क्वांटिटेटिव डेटा और क्या होता है क्वालिटेटिव डेटा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब हो गया डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है नंबर में, और क्वालिटेटिव डेटा क्या हो गया? डेटा को फाइनेंशियल स्टडीज में अपियर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव फॉर्मेट। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट आना, बैलेंस शीट क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है कि क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। नंबर्स है ना उसमें, बैलेंस शीट में नंबर्स है, पीएनएल में नंबर्स है, लेकिन मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट जो रहता है उसमें क्या किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव डेटा है कि नहीं है? आप लोग ऑडिट में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। इसे समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, आसान है कि नहीं है? तो चैप्टर नंबर 8.2 का पहला टॉपिक तो ओवर हो चुका है, पता ही नहीं चला। तो 8.2 भी खत्म होने वाला है, पता चला? 8.2 में जैसे टाइप्स ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ा, 8.2 भी ओवर। लेकिन आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कम कम पढ़ेंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, हौले हौले से ही हवा लगता है, ठीक है? तो टॉपिक नंबर 2 क्या है? टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा में जो कंटेंट एक्चुअली दिया गया है, मतलब टॉपिक बोल रहा है टाइप्स ऑफ डेटा, लेकिन जो उसका कंटेंट बोल रहा है वो टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में नहीं बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वेज ऑफ क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब समझ रहे हो? मतलब हेडिंग कुछ और ही बोल रहा है और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कुछ और ही बोल रहा है। हेडिंग बोल रहा है टाइप्स ऑफ डेटा और कंटेंट क्या बोल रहा है? वे ऑफ क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा। फर्क है कि नहीं है? हेडिंग बोल रहा है टाइप्स ऑफ डेटा और कंटेंट बोल रहा है वेज ऑफ क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है? तो डेटा में बी क्लासिफाइड ऑल्सो एज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। अब इसका ये जो इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप डिटेल में इसे फिर इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल नहीं समझे। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर जब इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग आएंगे तो हम लोग कुछ समझने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करें। तो स्टार्ट विथ नॉमिनल स्केल। देखिए नॉमिनल स्केल एकदम तुरंत समझ में आएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। सचिन तेंदुलकर जी के जर्सी का नंबर क्या था? 10। MS धोनी का 7, विराट कोहली का 18। क्या MS धोनी के जर्सी में या फिर विराट कोहली के जर्सी में या फिर सचिन तेंदुलकर के जर्सी में जो नंबर असाइन किए गए हैं केवल और केवल इनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है कि नहीं किया गया? रैंडमली असाइन किया गया कि नहीं किया गया? नंबर किया गया है कि नहीं किया गया? तो इट इज सिंपली अ सिस्टम। नॉमिनल स्केल मतलब समझो क्या होता है? इट इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर, सिंबल्स टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। मतलब क्या हो गया? 100 लोग खड़े, 100 लोगों मैंने क्या किया? एक को बोला भाई तू नंबर 2 है, एक को बोला तू नंबर 10 है, एक को बोला तू नंबर 99 है, एक को बोला तू नंबर 70 है। सिंपली एक नंबर दे दिया जस्ट टू आइडेंटिफाई देम। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेज ऑफ क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा। पहला क्या था? नॉमिनल। दूसरा क्या है? नॉमिनल के बाद है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद है इंटरवल, इंटरवल के बाद है रेशियो।
आपको नॉमिनल ज्यादा अच्छी से तब समझ में आएगा जब हम लोग ऑर्डिनल को समझ लेंगे। आपको ऑर्डिनल ज्यादा अच्छी से तब समझ में आएगा जब हम लोग इंटरवल को समझेंगे, और आपको इंटरवल ज्यादा अच्छी से तब समझ में आएगा जब हम लोग रेशियो को समझेंगे। और जब ये चारों समझ लेंगे तब एक्चुअली दोनों में कनेक्शन, चारों में कनेक्शन भी समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो नॉमिनल स्केल में अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि 100 लोग समझ लो हम लोग कोई पिकनिक में गए, अब वहां पर 100 लोग हैं। अब 100 लोगों को क्या कहा, भाई एक रैंडम नंबर दे दो, तू 7, तू 8, तू 9, तू 10, ऐसे कर करके नंबर हम लोग दे दिए। ये क्या हो गया? नॉमिनल स्केल। ठीक है, तो इट इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर्स या फिर सिंबल्स टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम, लाइक असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू क्रिकेट प्लेयर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम। वन कैन नॉट डू मच विद द नंबर्स इन्वॉल्व। कुछ किया जा सकता है क्या नंबर से? तो नॉमिनल स्केल देखो क्या किया जाता है, सिंपली हम लोग क्या करें, डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने अपने जर्सी का नंबर 10 किस लिए रखा? बिकॉज 10 दुलकर है, 10 दुलकर, उस 10 को उठाया और 10 लिख दिया। विराट कोहली ने अपने जर्सी का नंबर 18 किस लिए रखा? बिकॉज 18 जुलाई को इनके पिताश्री का डेथ हुआ था, इसके कारण उन्होंने क्या किया, 18 लिख दिया। एम एस धोनी का अपना रीजन होगा, है कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर्स को हम लोगों ने क्या कहा कि भैया तुमको 10 दे दिया, तुमको दिया। आज अगर बताओ कि हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम का अगर बात करें, किसी का भी हम लोग देखते हैं जर्सी नंबर 10, इसका मतलब सचिन है कि नहीं है? तो सिंपली हम लोग क्या करें, नंबर्स रैंडमली असाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू क्लासिफाई देम, कैटेगराइज देम। आसान है कि नहीं है इतना तक? अंडर दिस स्केल ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैटेगरी या लेबल्स नंबर्स कंटेन करता है, देखो नंबर्स कंटेन कर रहा है, बट इन नंबर का कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है क्या? कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यही होता है आपका नॉमिनल स्केल। लेकिन अभी भी नॉमिनल स्केल पूरा समझ में आया क्या? नहीं। जब तक हम लोग ऑर्डिनल स्केल नहीं समझते, नॉमिनल स्केल पूरा दिमाग में घुसेगा क्या? नहीं घुसने वाला। हम लोग ऑर्डिनल स्केल मूव करें। अब आ जाइए ऑर्डिनल स्केल। क्या नॉमिनल स्केल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा को क्लासिफाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऑर्डिनल स्केल में क्लासिफिकेशन तो है ही, प्लस ऑर्डरिंग भी होगा। समझ में आ रहा है? मतलब नॉमिनल स्केल से इंप्रूव वर्जन, अच्छा स्केल है कि नहीं है ऑर्डिनल स्केल? मतलब नॉमिनल स्केल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, डेटा को क्लासिफाई किया जा रहा था। उस डेटा में कोई ऑर्डर था क्या? नहीं। रैंडमली नंबर दे दिया था हम लोगों ने कि भैया तू 17, तू 18, तू 5, तू 4। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में क्लासिफिकेशन तो है ही, प्लस उसमें ऑर्डरिंग भी है। मतलब नॉमिनल स्केल में जो कमियां थी, उन कमियां को दूर किया है कि नहीं किया गया है ऑर्डिनल स्केल में? बताइए, किया गया है? तो एग्जांपल से अपनी बात को समझते हैं। कंटेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं। देखो, हाउ डू यू फील टुडे? वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक है? अनहैप्पी और वेरी अनहैप्पी और अनहैप्पी में डिफरेंस है कि नहीं है? अनहैप्पी और ओके में डिफरेंस है कि नहीं है? ओके और हैप्पी में डिफरेंस है कि नहीं है? और हैप्पी और वेरी हैप्पी में भी डिफरेंस है कि नहीं है? सब में डिफरेंस इक्वल होगा क्या? अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी और अनहैप्पी में जो डिफरेंस है, क्या उतना ही डिफरेंस अनहैप्पी और ओके में होगा क्या? क्या उतना ही डिफरेंस ओके और हैप्पी में होगा क्या? क्या उतना ही डिफरेंस हैप्पी और वेरी हैप्पी में होगा क्या? नहीं। कोई बहुत खुश है, कोई खुश है, मतलब समझो कोई बोल रहा है एकदम ठीक ठीक है, ठीक है, कोई बोल रहा है हम खुश है, तुम बोल रहे हैं कि हम ठीक ठीक है सर, हम बोल रहे हैं हम खुश है, और तीसरा बोल रहा है हम बहुत खुश है। तो मतलब तुम्हारे और मेरे खुशी में जितना फर्क है, क्या एग्जैक्टली उतना ही फर्क मेरे और उसके खुशी में होगा क्या? एकदम मेजर कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता है ना। तो यही लिखा हुआ है, इन ईच केस वी नो कि #4 क्या हो गया? हैप्पी इज बेटर देन 3 and 2। मतलब हैप्पी क्या बेटर है कि नहीं है 2 और 3 से? 2 क्या हो गया आपका अनहैप्पी और 3 क्या हो गया आपका ओके। तो इन ईच केस वी नो दैट 4 इज बेटर देन 3 and 2, बट वी डू नॉट know and cannot quantify how much better it is. For example, is the difference between, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, is the difference between okay and unhappy the same as the difference between very happy and happy? नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डिफिकल्ट है क्या? ऑर्डिनल स्केल समझने घुस चुके हम लोग, और पूरा का पूरा कंटेंट अपने आप समझ में आ जाएगा, सिर्फ एग्जांपल देखते चले जाओ। सेम एग्जांपल फिर से आता है,
वेरी अनसेटिस्फाइड, समवट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवेयर सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड। इन दोनों में जो डिफरेंस है, क्या उतना ही डिफरेंस इन दोनों में होगा? क्या उतना ही डिफरेंस इन दोनों में होगा क्या? और क्या उतना ही डिफरेंस इन दोनों में होगा क्या? नहीं। तीसरा एग्जांपल, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड। आप देखिए यहां पर जितना डिफरेंस अनसेटिस्फाइड और वेरी अनसेटिस्फाइड में है, उससे ज्यादा डिफरेंस अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड में। आप देखिए यहां पे अनसेटिस्फाइड और वेरी अनसेटिस्फाइड में जितना डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस यहां पर है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? ऐसे एक रेस का एग्जांपल भी ले लो कि 1 और 2 में जितना डिफरेंस है, क्या उतना ही डिफरेंस 2 और 3 में भी है क्या? क्लियर हुआ कि नहीं? आप बताओ, कुछ समझाना है? कितने सारे एग्जांपल देख लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 हीरोइन है, जज ने कटरीना कैफ को कहा रैंक 1, ये कौन है? सोनम कपूर ने कहा रैंक 2, आलिया भट्ट को रैंक 3, दीपिका को रैंक 4 और यामी जी को रैंक 5 इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी का। अब एक बात बताओ, कटरीना और सोनम में जो ब्यूटी का डिफरेंस है, क्या उतना ही डिफरेंस सोनम और आलिया में भी होगा क्या? एग्जैक्ट उतना ही डिफरेंस होगा क्या? उतना ही डिफरेंस आलिया और दीपिका में होगा क्या? क्या उतना ही डिफरेंस दीपिका और यामी में होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक बात अब हमको बताओ, क्या यहां पर भी क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 1 2 3 4 5, पहले है पहले है वेरी अनहैप्पी, फिर है अनहैप्पी, फिर है ओके, फिर हैप्पी, फिर वेरी हैप्पी। मतलब क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही होता है क्या? ऑर्डिनल। लेकिन नॉमिनल स्केल में क्या था? सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब एक बात बताओ, अब ज्यादा अच्छी से समझ में आया कि नहीं नॉमिनल स्केल क्या होता है? क्लियर हुआ? तो ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग। आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई नहीं करते हो, क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप ऑर्डर में भी पुट करते हो। आसान है? इन दिस स्केल वी डू नॉट नो हाउ मच बेटर वन प्रोडक्ट इज देन अदर। बस हम लोग को इतना पता है कि हाँ बेटर है। यही तो बात हो रहा है ना। अब सारे एग्जांपल में देख लो, हम लोग को यह पता है कि 1 बेटर है 2 से, 2 बेटर है 3 से, 3 बेटर है 4 से और 4 बेटर है 5 से। बट हम लोग को यह नहीं पता कि 1 और 2 कितना बेटर है 2 और 3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ऑर्डिनल स्केल में भी कमी है कि नहीं है? ये जरूरी है बचना, वरना आगे हम नहीं समझा पाएंगे। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। ऑर्डिनल स्केल में हम लोगों ने क्या किया? क्लासिफाई किया, ऑर्डर में पुट किया। हम लोग को यह पता चल गया कि 1 बेटर है 2 से, 2 बेटर है 3 से, 3 बेटर है 4 से और 4 बेटर है 5 से। ये समझने में कोई दिक्कत है? लेकिन हम लोग को यह तो नहीं पता चला ना कि 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है और 4 और 5 में कितना डिफरेंस है। एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि नहीं आया? इस चीज को दूर कौन करेगा? इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, तो पहले हम लोग अब क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल का पूरा कंटेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरवल स्केल में आ जाएंगे। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या हुआ? इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एंड पुटिंग इट इन ऑर्डर। इन दिस स्केल वी डू नॉट नो हाउ मच बेटर वन प्रोडक्ट इज देन अदर। बट हाँ बेटर है ये पता है। Even though differences in the ranking of objects, person or events investigated are clearly known, but we do not know their magnitude. मतलब 1 और 2 में कितना फर्क है? क्या सेम फर्क है क्या 2 और 3 के मुकाबले? वही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है। ऑर्डिनल स्केल खाली और खाली क्या परमिट करता है? रैंकिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यही हो रहा है, सारे के सारे एग्जांपल देखो यही हो रहा है। क्या इतना एग्जांपल्स अगर नहीं देते तो बात बनती कि नहीं बनती? नहीं बनती। ऑर्डिनल स्केल्स आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट, जैसा कि सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कंफर्ट। यही तो देखा था। वेरी अनसेटिस्फाइड, फिर समवट सेटिस्फाइड, सॉरी वेरी अनसेटिस्फाइड के बाद समवट अनसेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल, समवट सेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। ये है आपका ऑर्डिनल स्केल का कहानी। तो नॉमिनल स्केल में हम लोग क्या किए थे? सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई किए थे। ऑर्डिनल स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी कर रहे हैं। अब हम लोग किस में आते हैं? इंटरवल स्केल में। तो इंटरवल स्केल में क्या होगा? क्लासिफिकेशन भी होगा, ऑर्डर भी होगा और उसका इक्वल इंटरवल भी समझ में। ठीक है, बताए एग्जांपल दे, तुरंत समझ में आ जाएगा। एकदम आसान कंसेप्ट।
ये क्या है? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर है तो ये है 0 डिग्री। तबीयत खराब होता है हम लोगों का तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां तक तो खुशी है। हाँ इतना तो हो गई। 98.4 है ना अपना। फिर जैसे जैसे 100 में गया काटा, चलो डॉक्टर से लगने वाला है चाटा, है कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, यहां पर भी जो रैंकिंग है उसका एक ऑर्डर है कि नहीं है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब हम लोग क्लासिफाई भी कर रहे हैं, ऑर्डर भी है, और जितना फर्क 0 और 10 के बीच में है उतना ही फर्क 10 और 20 के बीच में है, उतना ही फर्क 20 और 30 के बीच में है, उतना ही फर्क 30 और 40 के बीच में है। मतलब यहां पर जो इंटरवल है वो इक्वल है कि नहीं है? समझ में आया? अब हम लोग को इंटरवल स्केल क्लियर हुआ, और जैसे इंटरवल स्केल हम लोगों ने समझा तो ऑर्डिनल स्केल और ज्यादा क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो अगर समझ लिए तो फिर आने वाला जो स्केल है वो क्या है? रेशियो स्केल। वो फट से दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है? इंटरवल स्केल आर न्यूमेरिक स्केल इन विच वी नो, ऑर्डर भी पता है हमें और एग्जैक्ट डिफरेंस भी पता है वैल्यूज के बीच में। यहां पर वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना। The classic example of interval scale is Celsius temperature because the difference between each value is the same. Because the difference between each value is the same. हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस आपका 10 डिग्री का ही है यूनिफॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन 60 and 50 डिग्री इज मेजरेबल, जो कि कितना है? 10 डिग्री एज द डिफरेंस बिटवीन 80 and 70 डिग्री। समझ में आ रहा है? इंटरवल स्केल में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट अब एक कहानी आता है, और वो कहानी धीरे धीरे समझो क्या बोलता है। इंटरवल स्केल का जितना जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा है, मोस्ट ऑफ द बातें में समझ में आ जाएगी, लेकिन एक नया कंसेप्ट है, एक नई बात है जो कि पढ़ाते पढ़ाते मैं समझा दूंगा अभी आपको। ठीक है? इंटरवल रेशियो इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग, मतलब क्लासिफाई करना, रैंकिंग देना, ये भी होता है, प्लस यहां पर इक्वल इंटरवल भी है। मतलब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में जो भी कमियां थी उसको इसने पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, इंटरवल स्केल्स क्या न्यूमेरिक स्केल्स है कि नहीं है? इन विच वी नो नॉट ओनली द ऑर्डर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन ईच आइटम इज सेम। द डिफरेंस बिटवीन 90 and 70 डिग्रीज इज 20 डिग्रीज एज द डिफरेंस बिटवीन 40 and 60 डिग्रीज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? अब they do not have true zeros but may have an arbitrary zero। ये समझ में आया क्या? नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। अब ये समझ में कब आएगा? जब हम लोग रेशियो स्केल समझ में आएगा ना, तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? देयर इज नो सच थिंग एज नो टेम्परेचर। क्या ये भी समझ में आया क्या? नहीं। विदाउट अ ट्रू जीरो इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्यूट रेशियो। 40 डिग्रीज इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 20 डिग्री। मतलब समझो अब बात को, कैलकाटा का टेम्परेचर 20 डिग्री है, ठीक है? अब टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री क्या ट्वाइस हॉट है क्या 20 डिग्री? नहीं। कैसे? तो आज समझ लो कहीं पर टेम्परेचर 5 डिग्री है। नहीं तो चलो इस बात को अपने रेशियो स्केल से बताएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है? तो ये चारों के चारों पॉइंट एक बार अपने पेंडिंग लिख दिए कि नहीं लिख दिए? और ये पॉइंट अपना क्लियर कब होगा? जब हम लोग रेशियो स्केल समझ लेंगे। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों ने अब तक नॉमिनल स्केल पूरा समझ लिया, फिर हम लोगों ने ऑर्डिनल स्केल भी पूरा का पूरा समझ लिया है। इसके बाद हम लोग इंटरवल स्केल में आए, तो इंटरवल स्केल में कुछ एक पॉइंट में हमारा डाउट है। अब हम लोग आ जाते हैं रेशियो स्केल में। ठीक है? अब रेशियो स्केल देखिए, जैसे समझे इंटरवल स्केल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। रेशियो स्केल्स आर द अल्टीमेट निर्वाणा। अल्टीमेट निर्वाणा किस लिए कहा जा रहा है? बिकॉज यहां पर आप डेटा को क्लासिफाई भी करते हो, ऑर्डर भी करते हो, इक्वल इंटरवल भी है, और यहां पर ट्रू जीरो है। यहां पर क्या है? ट्रू जीरो है। जबकि अगर आप इंटरवल स्केल का बात करोगे
तो यहां पर आप क्लासिफिकेशन करते हो, ऑर्डर में भी है, इक्वल इंटरवल भी है, बट यहां पर क्या ट्रू जीरो है क्या? तो इसमें कुछ कमियां है कि नहीं है? हाँ कमियां है। उन्हीं कमियों को दूर कौन करता है? रेशियो स्केल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेशियो स्केल्स आर द अल्टीमेट निर्वाणा व्हेन इट कम्स टू डेटा मेजरमेंट। अल्टीमेट निर्वाणा किसलिए कहा जा रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हेन इट कम्स टू डेटा मेजरमेंट स्केल, बिकॉज दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में बताता है कि नहीं बताता है? एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स, मतलब इक्वल इंटरवल है कि नहीं है? और यहां पर एब्सोल्यूट जीरो भी रहता है। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या बोल रहा है ये समझो। वेइंग मशीन में अगर जीरो दिख रहा है आपको, इसका मतलब नो वेट है कि नहीं है? लेकिन कहीं पर टेम्परेचर अगर आपको 0 डिग्री दिखता है तो पर कोई टेम्परेचर नहीं है क्या? टेम्परेचर है कि नहीं है? मानते कि नहीं वाला बात? एक्नॉलेज करो इस बात को। वेइंग मशीन में दिख रहा है 0, इसका मतलब 0 वेट है। 0 वेट मतलब 0 के यहां पर एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है? लेकिन अगर टेम्परेचर कहीं हमें 0 डिग्री दिखे तो उसका वैल्यू है कि नहीं है? है उसका वैल्यू। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर ट्रू जीरो नहीं था, इंटरवल स्केल में जो जीरो बताया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। इसलिए देखिए लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव ट्रू जीरो बट हैव आर्बिट्रेरी जीरो। अगर कहीं पर आप 0 डिग्री देखते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई टेम्परेचर नहीं है, ठंडू ठंडू लगेगा वहां पे। अब समझ में आया कि अगर आप रेशियो स्केल को नहीं समझोगे जब तक, तब तक आपको इंटरवल स्केल समझ में आने वाला नहीं है। अब इंटरवल स्केल में कोई डाउट है? आसान है। तो यहां पर वेइंग मशीन में, अच्छा मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है, 0 मनी है, एग्रीड है? कहीं कोई डाउट है क्या? तो यहां पर 0 का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? फिर से तो ये हो गया। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि वेट हो गया, हाइट हो गया। अब हाइट 0 का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? ये हाइट 1 फीट का है, वैल्यू है कि नहीं है? तो वैसे वेट, हाइट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या हो गया? जैसे कि यहां, जैसे फॉर एग्जांपल चांदनी से लेकर सेंटर, चांदनी से लेकर सेंट्रल तक एक डिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? वैल्यू है। वैसे ही अगर बोल रहे हैं कि 0 किलोमीटर तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि नहीं है? मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही बोलता है कि रेशियो स्केल में क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो रहता है, ट्रू जीरो रहता है। कहीं कोई डाउट है कि यहां तक? तो ratios are the ultimate nirvana when it comes to data measurement scale because they tell us about the order, they tell us about the exact value between units and also they have an absolute zero. आसान है कि नहीं ये वाला बात? और इसी बात को देखो फिर से रिपीट किया गया है। It has all the characteristics of other three. Other three मतलब कौन कौन? नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल। क्या इसमें वो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है? प्लस एक एडिशनल बेनिफिट भी है, और वो एडिशनल बेनिफिट क्या है कि इसमें एब्सोल्यूट और मीनिंगफुल 0 पॉइंट है। डाउट है? द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्केल, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्केल है कि नहीं है? एंड ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ आर्बिट्ररी ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जो 0 था वो ट्रू था कि फॉल्स था? फॉल्स था। उसमें ये डिसएडवांटेज है कि नहीं है? उस डिसएडवांटेज को इस स्केल ने ओवरकम कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ कर लिया कि नहीं कर लिया? Since the zero in this scale is an absolute zero, therefore ratios यहां पे कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है? आसान था कि नहीं था ये वाला पॉइंट भी? तो यहां पर अपना चैप्टर नंबर 8.2 भी खत्म। और पढ़ना है? लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा उसको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से मार्क करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप एक बात को लिखेंगे। लिखिए, यहां पर है नॉमिनल, फिर क्या था? ऑर्डिनल, फिर क्या है? इंटरवल, और फिर है रेशियो स्केल। क्या नॉमिनल स्केल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऑर्डिनल स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी कर रहे हैं। इंटरवल स्केल में क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर है, प्लस इक्वल इंटरवल भी है कि नहीं? और रेशियो स्केल में क्या है? क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर है, इक्वल इंटरवल है, प्लस ट्रू जीरो है। यही तो हम लोगों ने समझा ना। अब बताओ, जो हम लोगों ने अभी देखा इन चारों स्केल का क्रक्स यही बना कि नहीं बना?
हाँ हाँ, तो ये आप लोग लिख लो। अब बताओ चैप्टर नंबर 8.1 और 8.2 करने में समय लगेगा क्या? फटाफट लिखो। लिख लिया? तो आप कंटेंट रीड करें एक बार। अब ये पूरा इंट्रोडक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द 4 स्केल टाइप इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ अ जेन्युइन जीरो। समझ में आ रहा है? वेदर द गैप बिटवीन ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंट और इंटरप्रेटेबल, मतलब इक्वल इंटरवल का बात कर रहा है। एंड वेदर द सीक्वेंस ऑफ आंसर मैटर्स और नॉट। जैसे कि नॉमिनल स्केल में हम लोग रैंडमली बोल दिए थे भैया तू 7, तू 18, तू 10, लेकिन नॉमिनल के बाद जैसे ही हम लोग ऑर्डिनल स्केल में आए, हम लोग क्या किए बताए? पहला है भैया वेरी डिससैटिस्फाइड, फिर है डिससैटिस्फाइड, फिर है ओके, फिर हैप्पी या फिर वेरी हैप्पी, जो भी है। इस तरीके से ऑर्डरिंग किए थे कि नहीं किए थे? तो अब ये तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीनों पॉइंट में पहले पढ़ते समझ में आ जाता कैसे? नहीं, जब तक चारों स्केल क्लियर नहीं है तब तक ये पॉइंट समझ में आने वाले थे क्या? नहीं। आसान था। तो नॉमिनल स्केल इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग डेटा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं अपने। अंडर दिस स्केल ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैटेगरी लेबल्स मे कंटेन नंबर्स बट उनका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? नहीं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग, प्लस इसको ऑर्डर में पुट करना है। द नंबर जस्ट इंडिकेट एन ऑर्डर, ये स्पेसिफाई नहीं करता है हाउ मच बेटर और वर्थ अ स्टॉक इज एट अ स्पेसिफिक प्राइस कंपेयर्ड टू वन विद अ लोअर प्राइस। समझ में आ रहा है? तो क्या नॉमिनल स्केल में मुझे कुछ समझाना पड़ेगा क्या? क्या ऑर्डिनल स्केल में मुझे कुछ समझाना पड़ेगा क्या? फिर आ जाइए इंटरवल स्केल में। इंटरवल स्केल में क्या होता है? क्लासिफिकेशन, ऑर्डरिंग और इक्वल इंटरवल। तो इंटरवल रेशियो यूज फॉर कैटेगराइजिंग एंड रैंकिंग यूजिंग एन इक्वल इंटरवल स्केल। एज अ रिजल्ट यहां पर क्या एब्सोल्यूट जीरो होता है क्या? यहां पर आर्बिट्री जीरो रहता है जिसका कोई वजूद, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्केल आर्बिट्री 0 पॉइंट रेशियोज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और वो जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया है वही सेम एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर स्केल, द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री is 5 degrees higher than that of 35 degrees. The issue is that the temperature of 0 degree Celsius does not indicate the absence of temperature. समझ में आ रहा है? फिर आ जाइए रेशियो स्केल में। तो द रेशियो स्केल possesses all characteristics of the nominal, ordinal and interval scale. हाँ, रेशियो स्केल का ट्रू जीरो होता है, meaning that zero has a significant value. The genuine zero value on a ratio scale allows for the magnitude to be described. For example, length, time, mass, money, age are typical examples of ratios. आसान था कि नहीं था? तो चैप्टर नंबर 8.1 और 8.2 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 भी खत्म कर लिया, 8.1 खत्म कर लिया और 8.2 भी हमारा ओवर हो चुका। अगले क्लास में 8.3 पूरा का पूरा टाइम ले जाएगा हम लोगों का। चैप्टर बड़ा नहीं है बट कंटेंट अच्छा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में अपने 8 पॉइंट्स भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।